हेलो गाइस। तो एक लंबी छुट्टी के बाद फिर से स्वागत है आपका इस चैनल पे एक नई वीडियो के साथ। और वापसी करने के लिए चैंपियंस लीग से बड़ा कोई दिन हो ही नहीं सकता था। और कल आपने मैचेस जैसे देखे होंगे तो रियल मैड्रिड ने नेपोली को हरा दिया है, गैलाटासराय ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को हरा दिया है, लेंस ने आर्सेनल को हरा दिया है। अप डाउन रहे कल के मैचेस में, उनके बारे में बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रियल मैड्रिड की। तो जब मैंने लाइनअप देखा रियल मैड्रिड का, तो उसमें होसेलू की जगह रोड्रिगो स्टार्टिंग लाइनअप में थे। अब आपने अगर रिसेंटली मैचेस देखे हों ला लीगा के, इवन आपने जो पिछला चैंपियंस लीग का मैच देखा होगा यूनियन बर्लिन के अगेंस्ट, तो उसमें भी जो होसेलू थे वो स्टार्ट कर रहे थे और एक पोचर की तरह खेल रहे थे। वो एक गोल पोचर की तरह, एक प्रॉपर नंबर 9 स्ट्राइकर जैसे खेलता है उसकी तरह वो एक खेल रहे थे। और काफ़ी मतलब ऐसा भी नहीं कि एवरेज खेल रहे थे, और काफ़ी मैचेस में उन्होंने गोल्स भी स्कोर किए। तो आज था कि बड़ा मैच है, तो एक होसलू जैसे प्लेयर की ज़रूरत थी जो इन बिहाइंड रन्स निकाले, जो उनके ओपोनेंट्स के डिफेंस को इंगेज करे। तो वैसा एक प्लेयर चाहिए था। बट आपने देखा कि जो होसेलू है वो बेंच पे है और रोड्रिगो स्टार्टिंग 11 में है। तो जो एरियल थ्रेट थी वो सीधा सीधा ख़त्म ही हो गई, जो कि लग रहा था कि शायद बैकफायर ना कर जाए रियल मैड्रिड के लिए। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। रोड्रिगो ने भी फर्स्ट हाफ में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दी। फर्स्ट हाफ तो पूरा रियल मैड्रिड का ही था। पहला गोल पड़ता है रियल मैड्रिड को, वो कहीं ना कहीं कैपा का ब्लंडर था कह सकते हैं। वो एयर में आया पंच करने बॉल को, और बॉल को पूरी तरह से मिस कर दिया उसने। और जो रीबाउंड में मारा है उनके प्लेयर ने हेडर, तो वो काफ़ी शानदार गोल था। उसके बाद रियल मैड्रिड ने काउंटर में 2 गोल किए, जो कि बहुत सही गोल थे। विनीशियस जूनियर की तो क्या ही बात करें, खैर वो हर मैच में ही बढ़िया परफॉर्मेंस देते हैं। बात करते हैं जूड बेलिंगम की। अभी तक वो बंदा 7 या 8 मैचेस खेल चुका है, जिसमें 2 चैंपियंस लीग के मैचेस भी हैं, और उसमें से लगभग 6 या 7 बार वो मैन ऑफ द मैच भी बन चुका है। तो जूड बेलिंगम अपने जो प्राइस टैग है उसको जस्टिफाई करता है। हर मैच में वो परफॉर्मेंस देता है, और ऐसा नहीं कि खाली ऑफेंसिवली वो प्रोवाइड कर रहा है, वो डिफेंसिवली जो टैकल्स करता है, इंटरसेप्शंस करता है। पहला गोल इंटरसेप्शन उसी ने की थी और असिस्ट दिया विनीशियस जूनियर को। और सेकंड गोल तो एकदम हाफ लाइन से बॉल कैरी करके ले गया ड्रिबल करते हुए, और एंड में जो उसने एक क्लोज कंट्रोल करके जो ड्रिबल करके गोल किया है। तो मैंने तो जिडान को खेलते हुए नहीं देखा है, बट लोग कह रहे थे कि उसमें जिडान की आत्मा आ गई थी कल। तो वो उसमें मुझे लगता है पिछले 6-7 मैचेस में आई हुई है। हर मैच में जूड बेलिंगम अब रियल मैड्रिड का बेस्ट प्लेयर बन के सामने आ रहा है। बस अब एक चीज़ है कि कहीं इंजरी विंजरी ना हो जाए। और अगर सेकंड हाफ की बात करें तो सेकंड हाफ में थोड़ा सा ना कंट्रोल ले लिया था नेपोली ने। अब नेपोली वैसी वाली नेपोली तो रही नहीं जैसी पिछले साल थी, एकदम डेडली रूथलेस नेपोली। बट स्टिल सेकंड हाफ में उन्होंने थोड़ा बहुत चार्ज लिया और काफ़ी परेशान किया उन्होंने रियल मैड्रिड के डिफेंस को। और उसी के चलते एक पेनल्टी भी दे दी नेपोली नेपोली को रेफरी ने, जो कि बिल्कुल भी पेनल्टी नहीं थी। वैसी पेनल्टीज़ ला लीगा में बहुत रेयरली दी भी जाती हैं। चैंपियंस लीग में तो कभी नहीं दी गई ऐसी पेनल्टी, मैंने नहीं देखा। बट ला लीगा में जो लोग ला लीगा अच्छी तरह फॉलो करते हैं उन्हें पता होगा कि ला लीगा में ऐसी पेनल्टीज़ भी दे देते हैं। तो उस चीज़ में हम अब कुछ कह नहीं सकते कि पेनल्टी थी या नहीं थी, हालांकि थी तो नहीं पेनल्टी, बट दे दी। और फिर 2-2 कर दिया उन्होंने। और फिर जब टोनी क्रूज को हटा के लूका मॉड्रिच लाए थोड़ा कंट्रोल लाने के लिए, कि मिडफील्ड में थोड़ा कंट्रोल आए। हालांकि क्रूज तो ऑल एंड ऑल बेस्ट प्लेयर थे रियल मैड्रिड के, बट थोड़ा होता है ना एक कंपोजर, बॉल ज़्यादा रखनी है अपने पास उस। तो थोड़ा जो एक कंपोजर मॉड्रिच लाते हैं, उस वजह से ही जो तीसरा गोल आया रियल मैड्रिड का, काफ़ी मतलब प्रेशर डाल रखा था उन्होंने नेपोली पे, जिस वजह से वो जो एक रॉकेट मारा फेडी वेलवर्डे ने। नेपोली का कीपर तो एकदम हिल गया, भाई हुआ क्या है, मेरे सर के ऊपर से क्या गया ये। और अनफॉर्चुनेटली वो जो गोल था वो एज ए ऑन गोल दिया गया उस कीपर को। तो जिस वजह से मतलब काफ़ी मतलब हताश भी था फेडी वेलवर्डे। इवन फैंस भी काफ़ी नाराज़ थे कि वो गोल फेडी वेलवर्डे को ही दिया जाना चाहिए था। बट खैर, जो चीज़ मैटर करती थी वो ये थी कि 3 पॉइंट मिल गए और टेबल टॉपर बन गए हैं। अब 2 मैचेस जीत चुके हैं, अब कॉन्फिडेंस काफ़ी ऊपर का है, क्योंकि यही दोनों मेन टीम थी, बड़ी टीम्स यही थी इस ग्रुप की। अब इनको जो रिवर्स फिक्चर्स हैं उनमें भी हरा दे अगर रियल मैड्रिड, तो टेबल टॉपर आके राउंड ऑफ 16 में कोई इजी सा ओपोनेंट लेके आगे मतलब आगे बढ़ सकते हैं। अगर विंटर ट्रांसफ़र विंडो में रियल मैड्रिड को कोई एक प्लेयर ख़रीदना हो ना, तो आई थिंक वो एक डिफेंडर ख़रीदना चाहिए जो कि बैक थ्री में खेल ले, मतलब थोड़ा सॉर्ट ऑफ लेफ्ट बैक भी खेल ले, क्योंकि बैक लाइन में रियल मैड्रिड के लिए बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम होने वाली है अगर आने वाले टाइम में एक आधी इंजरी और हो गई, क्योंकि बिल्कुल भी प्लेयर्स नहीं बचे हैं बैक लाइन में। मिडफील्डर्स भर भर के हैं, बट बैक लाइन में बिल्कुल भी नहीं है। और कुछ लोग कहेंगे कि स्ट्राइकर खरीदना चाहिए, बट स्ट्राइकर मैं इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि अगर
कोई स्ट्राइकर खरीद लिया तो हौसलू बेचारे का तो नंबर गया ना। अब जो बेचारा इतनी मेहनत कर रहा है, इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहा है, तो उसको बेचारे को बेंच करना पड़ जाएगा। और दूसरा कि अगर कोई और स्ट्राइकर खरीदा तो वो डायमंड में तो नहीं खेल पाएगा, वो खेलेगा ही 4-3-3 में। तो जिस वजह से जूड बेलिंगम का जो रोल है नंबर 10 जो वो खेल रहे हैं 3 मिडफील्डर्स के आगे, तो वो तो कहीं ना कहीं फिर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा ना। तो इस वजह से स्ट्राइकर अगर ना भी खरीदेंगे तो कोई इशू नहीं है, बट एक डिफेंडर खरीदना ज़रूरी है। तो एटलीस्ट सेमीफाइनल तक तो जा ही सकते हैं अगर एक डिफेंडर अच्छा सा खरीद लेते हैं। तो ये तो होगी रियल मैड्रिड की बात। अब बात करते हैं दूसरे मैच की, जो एक ओनाना की डिज़ास्टर क्लास थी कल। 3-2 से गैलाटासराय ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को उनके ही होम पे हरा दिया है। काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग मैच रहा होगा यूनाइटेड फैंस के लिए, क्योंकि आप देखो रैसमस हॉयलैंड ने क्या ही बढ़िया परफॉर्मेंस दी है। 2 गोल्स उसने जो स्कोर किए हैं वो एकदम मतलब बढ़िया साइनिंग है। अभी तक की जो जितनी भी साइनिंग्स की हैं टेन हैग ने, उनमें से सबसे बेस्ट साइनिंग अभी तक मुझे यही लगी है। आप देखो बंदे की स्पीड भी काफ़ी है, विद द बॉल भी स्पीड है, हेडिंग भी अच्छी कर लेते हैं, तो काफ़ी मतलब ऑलराउंडर एक नंबर 9 प्लेयर मिल चुका है उन्हें। बट अगर आप डिफेंस की बात करोगे ना यूनाइटेड की, तो वो एकदम बिल्कुल ही मतलब ख़त्म है। मिडफील्ड भी वैसे ही है, बेचारी फैले हुए हैं प्लेयर, काफ़ी वाइड वाइड खेलते हैं, जिस वजह से जब बॉल लूज़ होती है तो वो ट्रांजिशन में बहुत बहुत पिटते हैं। तो उस वजह से अगर आप देखा जाए तो कहीं ना कहीं आप टेन हैग को भी ब्लेम करोगे। काफ़ी लोग टेन हैग को बड़ा सिर पे चढ़ाते हैं कि टेन हैग ये टेन हैग वो, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि टेन हैग के दिन भी थोड़े ही बचे हैं अब मैनचेस्टर यूनाइटेड में, क्योंकि इतने सारे मैचेस वो हार चुका है और हर मैच के बाद आके बोलता है कि वी आर टीम, वी विल फाइट बैक। बोलने से तो नहीं होता कुछ, बट ये है कि अगर कोई मैनेजर है जो मैनचेस्टर यूनाइटेड की हालात सुधार सकता था तो वो टेन हैग ही था। बट टेन हैग से भी ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो अब नहीं लगता कि अब टेन हैग के का थोड़े दिन बचे, क्योंकि आने वाले 2 गेम वीक अगर देखें तो अगर तो यूनाइटेड वो मैचेस भी हारी, या मतलब एक हारी एक ड्रॉ भी हुआ, तो भी टेन हैग का बचना मुश्किल है। बचना मतलब सैक हो जाएगा। और अब बात करते हैं वर्ल्ड्स बेस्ट बॉल प्लेइंग गोलकीपर आंद्रे ओनाना, जिसने कल एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। ब्लंडर पे ब्लंडर किए हैं जिस वजह से रेड कार्ड मिले हैं बंदों को, इवन काउंटर अटैक्स पड़े हैं, और कहीं ना कहीं जो गोल्स पड़े हैं वो भी उसी की बदौलत, उसी की मेहरबानी थी। डेविड देहिया को निकाला ही इसलिए गया था क्योंकि वो विद द बॉल अच्छा नहीं था, बट शॉट स्टॉपिंग वो बहुत अव्वल दर्जे की करता था। आंद्रे ओनाना से ना शॉट स्टॉपिंग होती है, विद द बॉल इतनी भी डिस्ट्रीब्यूशन उसने कुछ क्या कर लिया, इतना भी कुछ कर नहीं लिया, ब्लंडर कर रहा है वो। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन भी टेन हैग पे ही उठेगा कि आपकी साइनिंग्स ही थी ये। बट अगर पॉजिटिव्स देखें इस मैच के, तो रास्मस हॉयलैंड काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस दी, मेसन माउंट ने भी काफ़ी बढ़िया खेला। अगर अब मैनचेस्टर यूनाइटेड टेन हैग को सैक कर देती है तो देखना होगा कि वो किसको लाते हैं, क्योंकि देखो अगर चैंपियंस लीग की बात करें तो 2 मैचेस वो ऑलरेडी हार चुके हैं। अगर हम ऑनेस्टली बात करें तो बायर्न को हराना तो बहुत मुश्किल है यूनाइटेड का। और गैलाटासराय की बात करें तो उनके होम पे हराना तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, जो ओल्ड ट्रैफर्ड पे नहीं हरा पाए। तो कहीं ना कहीं या तो यूरोपा लीग या तो बिल्कुल ही मतलब चौथे नंबर पे फिनिश, चौथे नंबर पे तो नहीं, बट मैनचेस्टर यूनाइटेड हमें शायद यूरोपा लीग में नज़र आ जाएगी। तो अगर इस तरह से अगर देखा जाए तो कौन सा मैनेजर बेटर रहेगा, क्योंकि अगर यूरोप नहीं तो कम से कम प्रीमियर लीग में तो आप टॉप 5 में आने की कोशिश करोगे ना, पूरी जी जान लगाओगे। तो उस वजह से अगर देखा जाए तो इनके लिए एंटोनियो कॉन्टे एक बेटर ऑप्शन रहेगा, क्योंकि लीग में वो काफ़ी बढ़िया फुटबॉल खिलाते हैं। भले ही बोरिंग फुटबॉल खिलाएंगे, बट लीग में वो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज ला के देंगे इन्हें, और रिजल्ट ओरिएंटेड फुटबॉल खिलाएंगे। बट अगर थोड़ा फ्यूचरिस्टिक देखना है, थोड़ा एक प्रैग्मेटिक मैनेजर चाहिए, तो दे शुड गो फॉर जिनेडिन जिडान। जितने भी मतलब कुछ भी करो, जिनेडिन जिडान को अगर ला सकते हो तो ले आओ, क्योंकि आपको पता है जिडान की मेंटेलिटी, और आपके कुछ प्लेयर जैसे कैसिमीरो और वरान उसके अंडर खेल भी चुके हैं पहले, तो एटमॉस्फेयर काफ़ी अच्छा रहेगा उसके अंडर। बट ऐसा कुछ मुझे लगता नहीं होगा जब तक ग्लेजर्स हैं, तब तक तो आई थिंक नहीं होगा। और जिडान खुद भी नहीं आएगा ऐसे, मतलब अपनी जो रेपुटेशन है उसकी उसकी धज्जियाँ उड़वाने। बट अगर आ जाए तो मे बी वही उनके हालात सुधार सकता है, क्योंकि टेन हैग के तो बस की ना है अभी। एक आर्सेनल का मैच भी हुआ है, वो मैच मैंने नहीं देखा था, आर्सेनल हार गई है। और बड़ी बात ये है कि साका इंजर्ड हो गया है। तो चैंपियंस लीग में तो चलो ठीक है, बट प्रीमियर लीग के लिए काफ़ी बड़ा नुकसान हो गया हमको, क्योंकि प्रीमियर लीग इस बार मतलब कंटेंडर्स थे वो प्रीमियर लीग टाइटल जीतने के, तो कहीं वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो जाए साका की इंजरी के कारण। तो ये थे बड़े मैचेस जो कल हुए हैं, और आज भी काफ़ी बड़े बड़े मैचेस हैं, जैसे मिलान और डॉर्टमुंड का है, और न्यूकासल और पीएसजी का है। और न्यूकासल के होम पे मैच है, तो देखना होगा कि न्यूकासल कैसे टक्कर देती है
पीएसजी को, और बारसा का मैच पोर्टो के साथ है, तो उम्मीद तो यही है कि बारसा आज फिर 5 गोल मार देगी पोर्टो को, और न्यूकासल हरानी चाहिए पीएसजी को। इसी के साथ आई विल टेक योर लीव। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।